क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान की दुनिया में कुछ पहेलियां कितनी उलझी हुई हो सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं मेंडेलिवियम की। एक ऐसी खोज जहां माइक्रोस्कोपिक दुनिया ने विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। 17। जी हाँ, सिर्फ 17। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नए तत्व की खोज हो रही है और वैज्ञानिकों के हाथ लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 17 परमाणु। 1955 में हुई इस अभूतपूर्व खोज के दौरान ठीक इतने ही परमाणु बने थे। विज्ञान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी तत्व को एक एक परमाणु करके, सचमुच एक एक करके संश्लेषित किया गया हो। तो इस बेहद पेचीदा विषय को समझने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द पीरियोडिक पजल। दूसरा, फोर्जिंग एलिमेंट 101। तीसरा, द फ्लीटिंग घोस्ट। चौथा, कैटेगराइजिंग मेंडेलिवियम। और आखिर में, व्हाई डज इट मैटर, यानी ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द पीरियोडिक पजल। देखते हैं कि आखिर इस पूरी खोज की नींव कैसे रखी गई। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारी मूल आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल शुरुआत से ही पूरी नहीं थी। महान रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव ने जानबूझकर इसमें कुछ खाली जगहें छोड़ दी थीं। उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए मानो एक विशाल जिगसॉ पजल तैयार कर दिया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि विज्ञान आगे बढ़ेगा और एक दिन नए तत्व इन खाली जगहों को भर देंगे। अब इस साइंस को समझने के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 92 है। इसके बाद के जितने भी तत्व हैं जो इस पहेली के अति भारी टुकड़े हैं, वो प्रकृति में यूं ही नहीं मिलते। उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है, जिन्हें बेहद सावधानी के साथ प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फोर्जिंग एलिमेंट 101, और यहीं से कहानी में असली रोमांच आता है। 1955 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले का वो प्रयोग किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। घटनाओं का क्रम देखिए। पहले एक विशाल 60 इंच के साइक्लोट्रॉन में 1 अरब आइंस्टीनियम परमाणुओं पर घंटों तक अल्फा कणों की बमबारी की गई। इसके बाद उन रेडियोधर्मी नमूनों को लेकर कार से शहर के बीचों बीच प्रयोगशाला तक एक रेस लगाई गई और फिर चंद ही सेकंडों में स्वतः विखंडन यानी स्पॉन्टेनियस फिशन दर्ज किया गया, जिससे उन शुरुआती 17 परमाणुओं की पहचान हो सकी। इस पूरी प्रक्रिया में रेडियोधर्मिता के एक बहुत ही जटिल तंत्र का इस्तेमाल हुआ। मूल रूप से इसमें 3 कदम थे। आइंस्टीनियम पर अल्फा कणों से बमबारी करना, एक परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म देना और फिर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी नाम की एक बेहद बारीक प्रक्रिया से परमाणुओं को अलग करना। रसायन विज्ञान और भौतिकी का क्या बेहतरीन तालमेल था ये। उस समय का राजनीतिक माहौल भी कम तनावपूर्ण नहीं था। ग्लेन टी सीबॉर्ग का ये कथन उस दौर की पूरी तस्वीर पेश करता है। सोचिए, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, लेकिन इसके बावजूद इस नए तत्व का नाम आवर्त प्रणाली के पिता के सम्मान में निष्पक्ष रूप से मेंडेलिवियम रखा गया। ये विज्ञान को राजनीति से ऊपर रखने का एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक फैसला था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द फ्लीटिंग घोस्ट। अब हम देखेंगे कि ये नया तत्व असल में कितना अस्थिर और रहस्यमयी था। यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प विरोधाभास मौजूद है। एक तरफ है वो विशाल साइक्लोट्रॉन और बड़े पैमाने की दिन रात की मेहनत, और दूसरी तरफ जो उत्पन्न होता है वो केवल फेम्टोग्राम मात्रा है, इतनी सूक्ष्म कि आप उसे आंखों से देख भी नहीं सकते। इतने विशाल पैमाने पर काम करने के बाद भी जो नतीजा मिलता है वो सचमुच अदृश्य होता है। मेंडेलिवियम को क्षण भंगुर भूत यूं ही नहीं कहा जाता। इसके आइसोटोप बहुत ही तेजी से गायब होते हैं, यानी उनका अक्षय बहुत तेज है। 256 MD का आधा जीवन सिर्फ 77.7 मिनट है। 257 MD लगभग 5.5 घंटे टिकता है और 258 MD करीब 51 दिन तक। कुल मिलाकर ये एक ऐसा तत्व है जिसे पकड़ने और पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों को जबरदस्त फुर्ती की जरूरत होती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कैटेगराइजिंग मेंडेलिवियम। चलिए देखते हैं कि रासायनिक दृष्टिकोण से यह तत्व आवर्त सारणी में कैसे फिट बैठता है। अगर हम भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दों को किनारे रख दें तो इस ट्रांस यूरेनिक एक्टिनाइड के कुछ बेसिक गुण बड़े दिलचस्प हैं। इसका परमाणु क्रमांक 101 है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कमरे के तापमान पर ठोस यानी सॉलिड अवस्था में होता है। इसका गलनांक लगभग 1100 केल्विन है,
और ये मुख्य रूप से +3 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है। और हाँ, सुरक्षा के मामले में इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। क्षय होने पर यह खतरनाक अल्फा कण छोड़ता है, इसीलिए इसे उच्च सुरक्षा वाली परमाणु प्रयोगशालाओं में सिर्फ प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा ही संभाला जाता है। किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए खास तरह के रिमोट मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल होता है और इसके रेडियोधर्मी कचरे का निपटान भी बेहद कड़ाई से किया जाता है। और अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, भाग 5, Why does it matter? आखिर इन सब की जरूरत ही क्या है? आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई सीधा इस्तेमाल नहीं है तो वैज्ञानिक इतनी माथापच्ची क्यों करते हैं? दरअसल तत्व 101 का यह निर्माण परमाणु भौतिकी के भविष्य के दरवाजे खोलता है। इससे हमें परमाणु नाभिक की संरचना समझने में मदद मिलती है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी की खोज को बल मिलता है और सबसे बड़ी बात, ये कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर तकनीक को और अधिक एडवांस बनाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सोचने वाली बात यह है कि मानव जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में और कितने ऐसे अति भारी तत्व छिपे बैठे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता और मेंडेलीवियम की ये जासूसी कहानी हमें याद दिलाती है कि नया जानने की हमारी क्षमता वास्तव में असीमित है। आज की इस रोचक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।